नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। आज फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस पेज पर एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सब मुझे देख सुन पा रहे हैं। तो आना शुरू हो जाइए। काफ़ी दिन से इस शो को लेकर के, लाइव सेशन को लेकर के चर्चा चल रहा था। आना शुरू हो गए हैं लोग, अच्छी बात है। उम्मीद है सब सुन पा रहे हैं मुझे। कोई दिक्कत हो तो बताएं ज़रा। जी, तो अभी करते हैं शुरू। उससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, वास्तु को लेकर के ये सेशन है। इसमें आप सब जैसे जानते हैं, ये पिछले 20-25 साल में काफ़ी बूम आया है इस टॉपिक पे। और इतना हाई लेवल पे जब कोई चीज़ जाती है तो उसका एक बाज़ार बनना लाजमी है, और पूरा बाज़ार बन गया। तो उसका एक खामियाजा ये रहा कि कहीं ना कहीं इसकी जो कोर वैल्यूज़ थी वो कहीं खो सी गई। और सभी लोग आते जाइए, मेरा नमस्कार ऐसे स्वीकार करें, क्योंकि जो मुझे नहीं भी जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं टू द पॉइंट ही बात करता रहूँगा, और आप लोग भी ऐसे ही रहिए मेरे साथ, कैजुअल जैसे पहले से जानते हैं। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि वास्तु का पूरा बाज़ार बन गया है, और बाज़ार बनने के चलते इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड होती चली गई। जिस भी चीज़ को बेचा जा सकता है, जिस भी चीज़ को मार्केट में भुनाया जा सकता है, वो लोग लग गए इस पे। और इस चीज़ के चलते जो है ना, इस सब्जेक्ट की, वास्तु सब्जेक्ट की जो कोर वैल्यूज़ थी वो कहीं खो गई। और आज की डेट में हकीकत ये हो चली है कि मतलब 10 में से 9 लोगों को ना, मतलब ये ऐसी हालत हो चली है, उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तु चीज़ क्या है। वास्तु करके सारी दुनिया फिरती है, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि वास्तु है क्या। पहले भी 2-4 बार मैं बता चुका हूँ। जिन्हें नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, वो समझें थोड़ा सा कि वास्तु है क्या। सचिन जी, वॉइस कम लग रही है आपको। अभी आ रही है आवाज़ ठीक से? देखिए ज़रा। हाँ, तो वास्तु है क्या। अक्सर लोग सिर्फ वास्तु को समझ के चलते हैं कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है वो दिशाओं के अनुरूप होना चाहिए, और दिशाओं के अनुरूप नहीं है तो वो वास्तु दोष मान लेते हैं, और इसके आगे वो लोग नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना। आप जैसे मैंने पहले भी थोड़ा 2-4 बार कहा है कि अगर ईस्ट फेसिंग हाउस है तो अच्छा है, साउथ फेसिंग बोलेंगे वो ख़राब है। ये इस टाइप के मिथ बहुत बने पड़े हैं। आपका किचन अगर साउथ और इसमें ईस्ट के कॉर्नर में, साउथ ईस्ट में नहीं है, जिसे अग्निकोण कहते हैं हिंदी में, तो यानी वो ख़राब है बस। वो फिर इसके अलावा सारी डायरेक्शंस ही ख़राब हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इतना भर दिया कि आपका ना दिमाग जो है, सर जो है चकरा जाता है। खुद मेरा चकरा जाता है कई बार। इतना मैं गदर देखता हूँ कि इंसान उस हिसाब से देखे तो घर बना ही नहीं सकता। ठीक है। आप अगर ये दिन रात जो वास्तु वाले बैठे हैं लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इनकी कहानियाँ सारी सुन लो ना, आपको ये लगेगा कि घर बनाना, दोष रहित घर बनाना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, कि साक्षात विश्वकर्मा जी आए तभी कुछ बात बन पाए। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बोलता चला जाऊंगा। आप अपने जो क्वेरीज़ हैं वो डालते चले जाइए, क्योंकि मैंने फिर वही क्वेश्चंस उठाने हैं, और उन्हीं मिथ को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे रियलिटी के साथ। तो आप लोग लगे रहिए, और मैं इधर बोलता चला जाऊंगा। बीच में टॉपिक जो किसका क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब ये एक बहुत बड़े चीज़ों के ब्लंडर्स आ गए हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ दिशाओं को लेकर के मसला आ गया। फिर कई लोग आते हैं रंगों को लेकर के बहुत कंफ्यूज्ड हैं, एंड कि किस रूम में क्या कलर करें। बहुत सारे मसले ऐसे कर दिए कि जी आपकी तो सीढ़ियाँ जो हैं, स्टेयर्स जो हैं वो गलत हैं, क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं। यहाँ तक कि मतलब दिमाग की दही ये कर रखी है कि स्टेयर्स के स्टेप्स कितने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें गिन के ले आए हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग ना जो भी दिमाग में है आपके भ्रम है वो आप डालना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं एक एक करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, इस पर हम लंबी सीरीज़ भी चला सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो। ठीक है। चाहे हर हफ्ते एक लाइव सेशन इस पर रखेंगे। स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं,
जैसे घर का वास्तु और बच्चों को लेकर के, घर का वास्तु और घर अपना जो आपसी रिलेशनशिप है उनको लेकर के, ठीक है। तो दीप्ति जी ने पूछा है बाथरूम इन वेस्ट। तो स्मिता जी ने पूछा है कि घर या शॉप का वास्तु को कैसे जागृत किया जाए। आप सब लोग पहले समझिए ना कि वास्तु चीज़ क्या है। आप लोग खाली इसको डायरेक्शन के हिसाब से मत लीजिए। मैं समझ सकता हूँ दिमाग में वो चीज़ें हैं, आपको मैं इन शॉर्ट समझाने जा रहा हूँ कि वास्तु क्या चीज़ है। पहली बात समझिए, आप वास्तु को, जो कोर एस्ट्रोलॉजी है, प्योर ज्योतिष जो है, आप उससे अगर अलग उसको लेकर के चलते हैं तो आपको वास्तु के बारे में पता ही नहीं। जो प्योर वास्तु है वो प्योर एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित है। आप दिशाओं की भी बात करते हैं तो हर एक दिशा किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी राशि से संबंधित है, उसको रिलेट करती है। जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उनके लिए तो ईजी है, जो नहीं जानते वो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या हम लोगों से भी बात करेंगे तो हम बताते चले जाएंगे। तो पहला तो आप ये नोट करते चले जाइए कि वास्तु को बगैर एस्ट्रोलॉजी का बैकअप दिए अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप पहली ही गलती यहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन वाला फंडा है, अभी जैसे बीच में एक सवाल आया था कि बाथरूम इन वेस्ट, आप किसी डायरेक्शन में ले जाओ, आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई चीज़ कहीं भी बनाई जा सकती है, बशर्ते आप दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, आपके घर का एनर्जी फ्लो, क्योंकि असली जो वास्तु है वो एनर्जी के ऊपर आधारित है। आपके घर का जो एनर्जी फ्लो है 5 एलिमेंट्स की एनर्जी पे आधारित होता है वास्तु। आपके घर में, आपके दुकान में, शॉप में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी आपके 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है ना। 5 एलिमेंट्स सब लोग जानते हैं, आजकल तो इतने जागरूक हो गए। आपके एक परमिसेस के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर प्लेसमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स की जो एनर्जी है वो अगर प्रॉपर है, उसका फ्लो प्रॉपर है, अगर वो बैलेंस बना रहता है तो उस घर में वास्तु की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जैसा मर्जी बनाओ, उसकी बाधा कहाँ कहाँ से आती है। आप जिन दिशाओं के हिसाब से स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अगर आपने सामान सही से नहीं रखा, ठीक है, तो आप सबसे पहले दो चीज़ें समझिए। आप कहीं कोई चीज़ बनाइए, सबसे पहले देखो सुविधा क्या है, ठीक है, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें हैं कि नहीं। आपको अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ को ढूंढना है, उसके लिए स्पेशल घूम घाम के नहीं जाना, आपको खुद को सुविधा है, ठीक है। दूसरी चीज़, घर का एनर्जी फ्लो प्रॉपर है। कैसे पता लगेगा? आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कभी भी करके देख लो। जब कभी बाहर हवाएं चलती हैं, बाहर खुशनुमा मौसम होता है, तो आपके घर के अंदर का माहौल कैसा है। घर में घुटन होती है, ब्रह्मस्थान के अंदर है, घर के जिन कमरों के अंदर फिर भी बाहर का अच्छा मौसम होने के बाद भी अगर आपको घर के अंदर घुटन महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके घर का एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं है। आपने चाहे फिर कोई चीज़ कहीं बना रखी, ठीक है। आप बाथरूम, आपने एक स्टैंडर्ड सी डायरेक्शन दे दी जाती है कि बाथरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में सबसे बढ़िया बना। क्यों कह दिया? क्योंकि भाई वहाँ पे वायु की दिशा है, तो जो भी वहाँ से होगा वो वायु बाहर निकलता चला जाएगा। आप साउथ में बना लो, मैंने दुनिया भर के घरों में देख रखा है। मेरे अपने घर के अंदर जो है, मैंने एक बाथरूम साउथ में है, एक नॉर्थ वेस्ट में है। घर का जैसा आपका नक्शा बनेगा, आप उसके हिसाब से बनाओगे ना। आपका हाउस कौन सा फेस में है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ें सुविधाजनक हैं, ईजी हैं, उनका, जहाँ से अब किचन का धुआं आपके घर में नहीं घूमता। किचन में आपने जो भी चीज़ बनाई है, आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी आ गई है, ऐसी वो आ गई हैं, क्या बोलते हैं, जो चिमनी ऐसी आ गई हैं कि एग्जॉस्ट बड़ा अच्छा रहता है उसका। लेकिन फिर भी आप ट्रायल के तौर पे कभी देख के चलो कि किचन में आप चाहे किसी भी दिशा में बना लो, चाहे साउथ वेस्ट में बनाई है, चाहे किसी और में बनाई है, अगर आपकी किचन का धुआं पूरे घर में घूम जाता है, बाहर आसानी से नहीं निकलता है, तो समझ जाइए ये वास्तु दोष ही है। आप जितना मर्जी से साउथ वेस्ट में बना लो, साउथ ईस्ट में बना लो। तो इन चीज़ों पे गौर करना है कि घर के अंदर एक सवाल है ये रेणु जी का कि सर आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग मेन डोर रेमेडीज़। 5 हनुमान जी के फ़ोटो लगा के करेक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बहुत आ गई ना रेणु जी, आप भी समझिए। मैं उसी बात पे शुरुआत कर चुका हूँ कि बाज़ार बन गया, हर चीज़ को रेमेडी से जोड़ दिया, प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। आप प्रॉब्लम समझे बगैर सीधा रेमेडी पे कैसे चले जाओगे भाई? अब मेन डोर की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें 5 हनुमान जी के फ़ोटो आप लगा दो। अरे भाई, हनुमान जी का क्या रोल है, हनुमान जी क्या चीज़ है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं,
मेन डोर की समस्या किस चीज़ को, कौन सा एलिमेंट बिगड़ने से आ रही है, कौन सा प्लांट की एक्सेस जो एनर्जी आपके घर में उसकी वजह से आ रही है, आप उसके लिए ये सब चीज़ें, क्योंकि बाजार है, आपका भी दोष नहीं है, बन चुका है इन चीज़ों का, लेकिन ये नीम हकीम खतरा जान वाली कहानियाँ चल रखी हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से इससे विश्वास भी उठ जाता है लोगों का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका इलाज आप ढंग से करोगे तो इलाज में रिजल्ट भी मिलेगा। एक आया है एकता जी का, डायरेक्शन ऑफ ब्रूम वेयर टू कीप एंड मेडिसिन। अगेन फिर वही कहानी है, आप सब समझिए। सबसे पहली चीज़ है आपकी सुविधा। आप घर में झाड़ू को, ब्रूम को कहाँ रखेंगे, ये एक बड़ी सुविधा वाली चीज़ें आप समझिए। आपको हर रोज़ आपकी मेड को आना है, उसे यूज़ करना है उसको, आप उन चीज़ों को कहाँ रखेंगे? आप उनको छुपा छुपा के रखें, किसी के सामने रखने वाली चीज़ तो वैसे ही नहीं है। प्राचीन काल से भी अपनी यही चीज़ें चली आती थी कि साफ़ सफाई की, उसको साइड में रख दिया, क्योंकि झाड़ू जो होता है वो राहु का प्रतीक है। अब लोगों ने देखो क्या कर दिया सिस्टम, उसको भी और चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई इसे लक्ष्मी का प्रतीक बनाने लगा, कोई फलाना ढिमका, लेकिन आपके घर का झाड़ू बता देगा कि आपका राहु कैसा है। आपका राहु मीन्स से घर का जो मेन एक्टिव मेंबर है उसका राहु कैसा है। आप कहीं रख लीजिए, घूम फिर के आपका वो झाड़ू, डस्टबिन वही मिलेंगे जहाँ पर राहु एक्टिव हो रहा है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो आप जान पाओगे कि घर का जो एक्टिव मेंबर है सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके ग्रहों का पड़ता है आपके घर के वास्तु पे। दूसरी चीज़, आपके घर का एनर्जी फ्लो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि आपके घर का एनर्जी फ्लो प्रॉपर है कि नहीं। घर के मुखिया के जो प्लैनेट्स खराब चल रहे हैं उनसे संबंधित घर की ऊर्जा, जिन जिन जगहों पे जो जो 5 एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, वो हर एक प्लैनेट का अपना एक एलिमेंट होता है, उनका बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और घर में भी अगर बिगड़ा हुआ है तो वो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर में अगर वो चीज़ ठीक है तो घर के मुखिया को उस चीज़ में सपोर्ट मिल जाएगी। वास्तु का इतना ही रोल होता है, आप समझ के चलें, क्योंकि टॉपिक इतना है चाहे जितना मर्जी हम डिस्कस कर लें। वास्तु का मान ले आप ये समझे कि जैसे एक ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें आप अगर ज़मीन अच्छी है, अच्छे से उसकी तैयारी आपने कर रखी है, उसमें आप अगर बीज डालेंगे तो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, सीज़न भी सही है, यानी दशाएं ठीक चल रही हैं, तो वो बीज जो है पौधे में परिवर्तित होगा, अच्छा फलित होगा। अगर ज़मीन अच्छे से तैयार नहीं है, आप जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का बीज डाल लो, वो उतना बेटर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यही है वास्तु का रोल। इसको अपने प्लैनेट्स की कंडीशन के साथ आप अगर मैच करके चलते हैं, अलाइन करके चलते हैं, तो हर घर लगभग आप ठीक रख सकते हैं। और 99% केसेस में तो बगैर तोड़ फोड़ के ही मैटर सोल्व होते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसी चक्कर में बैठे हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन गलत हो गया तो अब तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग पे टेंशन या कोई ऐसा भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव से चलिए आप लोग, वो बहुत ज़रूरी है। यानी ईजी, सबसे पहली चीज़ देखें कि आपके लिए सुविधा किस चीज़ की है। ठीक है, तो दीप्ति जी धन्यवाद कह रही हैं। धन्यवाद आपका भी, आपने बाथरूम इन्वेस्ट पूछा था, मुझे ध्यान है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि किसी दिशा में आप कुछ भी बना सकते हो, बशर्ते 2 चीज़ें ध्यान में हैं कि आपका एनर्जी फ्लो सही है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, दूसरा आपको उसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई समस्या ऐसा नहीं। अब आप घर के डायरेक्शन के हिसाब से कुछ ऐसी जगह बना लो कोई चीज़, ये सोचते हो कि नहीं ये तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, किसी ने बताया था वास्तुशास्त्री ने। अब वहाँ के लिए स्पेशली आपको घूम घाम के जाना पड़ेगा, क्या तो क्या भाई इस चीज़ का। वैभव जी पूछ रहे हैं कि इट इज सेड 4th हाउस रिफ्लेक्ट वास्तु is bound to get problematic वास्तु 4th house has issues and fixing that planet balances वास्तु up to some extent। देखिए चौथा घर जो होता है वैभव जी, वो होता है कुंडली में 4th हाउस जो होता है वो होता ही आपके घर का जो इंडिकेशन बताता है आपका घर कैसा है, कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसी जगह पे आप रहते हैं, उसके बारे में बताएगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी कुंडली के हिसाब से, अब हर एक घर का हर एक व्यक्ति है, आप सभी के बारे में बात कर लीजिए। अब एक घर के अंदर 6 लोग 5 लोग रहते हैं, सबकी कुंडली में 4th हाउस डिफरेंट होगा, सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, सबके 4th हाउस में अलग अलग ग्रह बैठे होंगे, अलग अलग तरीके के प्रभाव होंगे। तो यही तो वजह है जो मैं एक बात कहता हूँ कि एक ही जैसे घर के अंदर अलग अलग मेंबर्स का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। आप किसी नए घर में कोई लोग आए हैं पिछले 2-3 साल में, पूछ के देखेंगे तो कोई उस घर में आकर के ठीक हो गया, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी की ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ रही, कोई स्लो डाउन हो गया, किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ मसला है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मिटी तो किसी की हो नहीं सकती, रीज़न वही है।
उसकी रूट वही है जो आपने बात की ना, 4th हाउस है, तो वही कनेक्ट हो रहा है। तो 4th हाउस सीधा सीधा आपके रहने की जगह को प्रभावित करता है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी जिस जगह आप रह रहे हैं अगर वहाँ पर मैच कर जाती है, जिस जगह आप रहते हैं अगर वहाँ की फ्रीक्वेंसी को आपके 4th हाउस के प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। वो जगह कहीं पर भी हो, चाहे आप झोपड़े में रह लीजिए, चाहे आप किसी किराए के मकान में रह लीजिए, चाहे आप अपने खुद के घर में बंगले में कहीं रह लीजिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4th हाउस की वहाँ के साथ मैच नहीं करेगी, जितना मर्जी वहाँ का स्ट्रक्चर सो कॉल्ड वास्तु के डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया होगा, आप कंफर्टेबल रह नहीं सकते। दुनिया भर के एग्जाम्पल आप जा करके देख सकते हैं जिस भी शहर में आप लोग रहते हैं। प्लान्ड सोसाइटीज़ हैं, सारे के सारे प्लान्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सब ईस्ट फेसिंग सबसे बेस्ट मानते हैं, उनको उठा के देख लीजिए, 10-20 घरों को देख लीजिए जा करके, सबका एक जैसा नक्शा होगा, लेकिन सबकी ज़िंदगी अलग अलग है। कोई कहेगा मैं यहाँ करके मौज कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं यहाँ के कुछ नहीं, खाली हो गया। और घर के अलग अलग मेंबर्स का भी अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि सबकी कुंडली में 4th हाउस डिफरेंट है। तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल पे स्ट्रक्चर पे सिर्फ इतना सा ध्यान दें कि सबके लिए वो चीज़ें एसेसिबल हों, अप्रोचेबल हों, एनर्जी का फ्लो ऐसा हो कि रास्ते में कोई सामान नहीं रखा है, कोई बाधा नहीं है। घर में जैसे आप एंटर करते हैं और घर में पूरे में घूम के आप आ जाते हैं, चाहे क्लॉकवाइज जाएँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, लेकिन कोई बाधा नहीं है रास्ते में। सामान रखे हैं तो आपको उनको थोड़ा जगह दीजिए, एनर्जी घूम के आएगी, निकलेगी। अगर एनर्जी ब्लॉक होगी तो आपको परेशानी आएगी। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि लोग जानते ही नहीं है कि उस एनर्जी को हैंडल कैसे करें, ठीक है। और एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब किसी को घी खिलाते रहो भाई, अगर वो एक्सरसाइज ना करे, पहलवानी ना करे, तो वही घी उसके लिए क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो आप लोग समझदार हैं, सब समझें कि क्या चीज़ें, लॉजिक ढूंढें कि कोई रेमेडीज़ आ रही हैं, ऐसे ही रैंडमली कोई चीज़ मत उठा के लेके आइए। हर चीज़ के साथ एनर्जी जुड़ी होती है, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे आपके यंत्र हैं या कोई फ़ोटो वगैरह, कुछ भी चीज़ें, अगर वो चीज़ें एक्टिव हैं और आपकी घर में आपने चाहे पाठ पूजाएँ रखी हैं, कोई अनुष्ठान करवा लिए, अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज से आपके घर के एलिमेंट का बैलेंस बिगड़ेगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए काफ़ी मसले तो आप ऐसे ही सीधी जागरूकता से ठीक कर लोगे। बाकी देखो, जहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ आपको उसको इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। सवाल अपने आप जारी रखिए, अगर कुछ भी है मसला, कोई डाउट आ रहा है जो मैं बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कुछ रहती हैं कन्फ्यूजन्स तो पूछते चलेंगे। ये भी हो सकता है कईयों को सीधी बातें मेरी शायद समझ में ना आए, पसंद ना आए, क्योंकि होता है ना कि हमें आदत पड़ जाती है कि काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा भ्रम में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि जहाँ तो हर चीज़ का कोई ना कोई घुमाने वाला उपाय ही आपको दिया जाता है। तो वो चीज़ें एकदम से इतनी सीधी कैसे हो सकती हैं। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, भगवान ने ज़िंदगी सिंपल ही बनाई थी, आसान ही बनाई थी, इसे कॉम्प्लेक्स बना करके लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, ठीक है ना। तो ये सब है। बाकी जो भी दुविधा, कोई क्वेश्चंस दिमाग में आए अपना पूछते चलिएगा। अभी नहीं हो पाएंगे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट बनेगा तो ये सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे। सचिन जी का एक क्वेश्चन आया है, अगर एनर्जी ब्लॉक है घर की कैसे पता लगेगा। और समिता जी का है कि अबंडेंस के लिए क्या कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं। एनर्जी ब्लॉक है तो आपको बड़ा इजीली पता लग जाएगा, मैंने पहले भी बोला है कि घर में घुटन महसूस होगी। सबसे पहली चीज़ तो यही है, घर में घुटन महसूस होगी। जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं घर के, जिनका चंद्रमा ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, वो ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं, सब नॉर्मल होते हुए भी। और दूसरी चीज़ें आप देख के चलेंगे कि दिक्कतें आएंगी, ठीक है, जिस भी टाइप की एनर्जी घर में ब्लॉक हो रही है, क्योंकि 5 टाइप की एनर्जीज मैंने बोली है, 5 एलिमेंट्स की। जिस टाइप की एनर्जी ब्लॉक होगी, घर के मुखिया को उसी से रिलेटेड रूटीन ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। क्योंकि घर को आप एक तरह की गाड़ी समझ लीजिए,
गाड़ी है, उसके टायर हैं, इंजन है, तेल है, सारी चीज़ें, ऐसी वैसी सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स उसमें प्रॉपर अगर काम करेंगे तो घर का मुखिया जो है गाड़ी को ठीक हालत में है तो गाड़ी को दौड़ाता चला जाएगा। अगर बाहर सड़क स्मूथ मिल जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर ख़राब भी मिल रही है तो भी गाड़ी ठीक ठाक है तो वो आराम से दौड़ा लेगा। तो मेन जो चीज़ है, घर में अगर किसी भी जगह आपको गंदगी मिलती है, बार बार साफ़ करने पर भी समझिए कि यहाँ पर एनर्जी का कुछ ना कुछ झमेला है। कितना ही साफ़ कर लो, आपके घर में आप डस्ट जो है आप जाती ही नहीं है। बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी, आप कितना ही कोशिश कर लें उन जगहों पे बार बार डस्ट आएगी आएगी। कुछ कोने आपके ऐसे मिलेंगे जिनमें बार बार जाले लगेंगे ही लगेंगे। अनवांटेड जो क्रिएचर्स होते हैं, जैसे जिनका घर में ज़रूरत नहीं है, जैसे कि चींटियाँ मकोड़े हो गए और बाहर की ऐसी चीज़ें जिनकी घर में ज़रूरत नहीं है, बार बार वो निकल के आ रहे हैं, ख़ास तौर पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, जगह से, उनको देखिए आप लोग। तो ये सब एनर्जी डिस्टर्ब होने के लूप होल्स हैं। जहाँ एनर्जी डिस्टर्ब होगी वहाँ से उनको नेगेटिव जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें मौका मिलेगा अंदर आने का। और घर में जब एनर्जी डिस्टर्ब होती हैं तो बहुत सारे मसले हैं, उनमें एक रूट कॉज ये भी आता है आपका जो पितृ दोष का होता है ना, तो वो बड़ी जल्दी वहाँ नुकसान करना शुरू कर देता है। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे आपके ग्रह खराब हुए हैं, दूसरे कुंडली के दोष हों, अगर घर में एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हैं तो आपको नुकसान करेंगे ही करेंगे। और रेणु जी ने पूछा है, एज पर कुंडली राहु प्लेस इन 4th हाउस देयर हाउ टू डू करेक्ट। और एकता जी पूछ रही हैं, समटाइम्स यू हैव अ स्मॉल प्लेस वेयर मैनी थिंग्स। और हाँ, क्लटर तो देखिए, अगर आपको देखिए घर छोटा हो या बड़ा एकता जी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ज़मानों में घर छोटे ही होते थे। अगर चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है ना, कोई क्लटरिंग वाली स्थिति नहीं है, वो बिखरी हुई नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, घर छोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और इजीली एक्सेसिबल है और कोई किसी के रास्ते में रुकावट नहीं है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। घर चाहे बड़ा हो और अगर चीज़ें बिखरी रहती हैं तो जाहिर सी बात है परेशानी है। ठीक है, कितना ही राहु केतु अच्छा हो, अगर घर में सामान बिखरा रहेगा तो राहु केतु नेगेटिव हो ही जाते हैं। ठीक है, पहले सबके घर छोटे ही होते थे, अभी ये तो चल ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं, लोग ज़्यादा बड़े बड़े घर बनाने लग गए हैं। लेकिन घर छोटा हो या बड़ा, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होनी चाहिए। अगर चीज़ें रख करके आपको बार बार ढूंढनी पड़ जाती हैं तो भी गड़बड़ है। ठीक है, और बीच में एक सवाल रह गया था कि शायद समिता जी ने पूछा था कि अबंडेंस के लिए क्या करें। तो अबंडेंस के लिए वही है, आप चाहते क्या हैं अबंडेंस में। अब हर चीज़ तो अबंडेंट ही है यूनिवर्स में, तो सब कुछ वो तो जैसी एनर्जी को, जो चीज़ को आप वेलकम करेंगे घर में जिस तरीके से, तो वही आएगी। आपका घर का रूटीन जो है, आपने एनर्जी फ्लो ठीक मेंटेन कर रखे हैं, घर में ठीक ढंग से पाठ पूजा करते हैं, सारे आपके एलिमेंट्स की एनर्जी बैलेंस्ड है, तो जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो आपकी कुंडली के हिसाब से भी अपने आप ही नेचुरली उनका फ्लो आ जाएगा घर में। अलग से कुछ ज़्यादा करने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। और जिस चीज़ की कामना करते हैं आप, क्योंकि अबंडेंस को लेकर के मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन अबंडेंस में, यूनिवर्स में सब कुछ है, अच्छी और बुरी सब चीज़ें हैं। आप क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ को बुला रहे हैं, क्या वेलकम कर रहे हैं अपने घर में, अपने ईष्ट देवता से, अपने कुल देवी देवता से, जब आप वो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ तो अपने आप ही लाइनअप हो जाती है ना। रास्ते में रुकावट है जो एनर्जी ब्लॉक आपके घर में पड़ा है, ठीक है ना, आपके घर का अपना जो आपके एलिमेंट्स की एनर्जी रुकी पड़ी है, बैलेंस बिगड़े पड़े हैं, वहाँ वो चीज़ें रुक जाती हैं। आप उनको देखिए, अगर कोई चीज़ें टाइम पे पूरी नहीं हो पा रही हैं तो कहाँ कमियाँ हैं। कुछ तरीके मैंने बताए हैं, कुछ और होंगे तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। कई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है लोगों की अपनी अपनी, अपने जा कर के आप देखेंगे घर का जो मेन मुखिया है उसकी कुंडली में आप देखें कि कहाँ समस्या आ रही है। अदरवाइज़ बड़ा सिंपल है। अबंडेंस के लिए तो इतना सिंपल है कि आपने कुछ नहीं, अपना घर साफ़ सुथरा रखें, हर चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें, हर चीज़ पहुंच में है, ऐसा नहीं कि बार बार ढूंढनी पड़ती हैं। और सुबह शाम या जो भी आपका एक रूटीन है, अपने घर में जो आपने पूजा स्थान बनाया है वहाँ पर अपने ईष्ट देवता, देवी देवता, कुल देवी देवता का आवाहन करें, उन्हें उनसे रिक्वेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से तो आपके पास आएगा सब कुछ। ठीक है, आप बाहर दुनिया को कितना ही मना लो, भौतिक चीज़ों में आपको देने का जो डिपार्टमेंट है वो दो ही के पास है, एक आपके पितृ और दूसरे आपके कुल देवी देवता। पितृ कुल देवी देवता के माध्यम से ही आपको देंगे, तो इसलिए इन दोनों को के साथ ट्यूनिंग बढ़िया रखिए, बाकी जिसको मनाना मनाते रहिए और घर का एनर्जी बैलेंस फ्लो रखिए। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं, अबंडेंस ही अबंडेंस है, मौज ही मौज है। ठीक है, और
रेणु जी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि 4th हाउस में राहु है तो क्या करें। तो 4th राहु है तो राहु को तो देखिए बिजी करना पड़ता है। 4th राहु वाले जो हैं लोग, खुद मेरे भी 4th में ही राहु है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राहु को बिजी रखना पड़ता है। आप राहु को, क्योंकि राहु अगर बिजी नहीं होगा तो समस्या क्रिएट करेगा। राहु को बिजी कीजिए अच्छी चीज़ों में, ख़राब चीज़ों में बिजी करेंगे तो ये उसी दिशा में लग जाएगा। और अगर आप उसे अच्छी चीज़ों में, अच्छी रिसर्च में लगा दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान में लगा दीजिए, घर का माहौल ठीक रखिए। क्योंकि घर में यदि आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, राहु को ज्ञान की भूख अगर लग गई तो घर में जहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति बैठेगा जिसके 4th हाउस में राहु है, तो जहाँ भी जो उसका कमरा होगा, जहाँ कहीं रहेगा, अगर अध्यात्म का टच आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका राहु शांत रहेगा और माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, और ज़रूरी है 4th हाउस वाले राहु वालों को तो बहुत ज़रूरी है कि वो राहु को पैसिफाई करके रखें। और उसका बेस्ट तोड़ यही है कि उसे आध्यात्म की तरफ ले जाएं, मेडिटेट करें और अपना रहने का जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, आप चाहे ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में टाइम बिताते हैं, घर में बिताते हैं, तो उसे आप साफ और स्वच्छ रखें। क्योंकि जो गंदगी है, पेपर पीसेस हैं और बिखरा हुआ सामान है, बिगड़ा हुआ, आपने सुना भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, वो नुकसान करता है। क्योंकि उससे राहु को पावर ज़्यादा मिलती है, राहु बेकाबू हो जाता है। ठीक है, और एक आया क्वेश्चन मालविका खन्ना जी के तरफ से पूछ रहे हैं, कैन पितृदोष इन कुंडली कैन हैम्पर वास्तु इश्यूज, माय फादर हैज पितृदोष एंड आवर हाउस इज इन। देखिए फिर वही है कि घर किसके नाम पे है, एक वो चीज़ है। और आज घर का जो मुखिया है, घर मतलब घर गाड़ी है ना, जैसे गाड़ी किसी के नाम पे हो, उस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है? तो जो ड्राइव कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी स्थिति जो है, यानी कि उसकी कुंडली, जैसा समय चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को। गाड़ी किसी के भी नाम पे हो, अगर गाड़ी चलाने वाला ठीक है, स्वस्थ है और स्किल्ड है, तो वो किसी भी रास्ते से निकाल के ले जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, रोड ख़राब है, यानी कि वास्तु, अगर घर में पहले से ही पितरों का मसला चल रहा है, तो अगर घर की एनर्जी बैलेंस्ड है तो पितरों की समस्या इतनी पीड़ा नहीं दे पाती। अगर घर की एनर्जीज में पहले ही प्रॉब्लम है तो पितरों के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज चलती हैं। पितर इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, प्रेत जो होते हैं खानदान के या किसी और के साथ लग जाते हैं जो पितरों को पीड़ित करते हैं, तो वो समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली समस्या आएगी। तो अगर ऐसा कुछ महसूस करें तो उसका अपना एनालिसिस करवाएं अपना किसी एक्सपर्ट से प्रॉपरली। क्योंकि ये पितृ दोष जो लोग बोलते हैं बेसिकली वो प्रेत दोष होता है। पितृ तो पीड़ित हो जाते हैं बेचारे, ठीक है ना, तो उसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। वरना कई मामलों में, ऊपर एक तो घर में अगर पहले एनर्जी प्रॉब्लम है, वास्तु बिगड़ा हुआ है घर का, मान लीजिए एनर्जी फ्लो की वजह से, ऊपर से ये पितृ प्रेत वाली प्रॉब्लम भी है, तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आपके ग्रहों की अच्छी दशाएं आएंगी जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इस पर आप प्रॉपरली अगर लेके चलें बात को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और गोविंद जी पूछ रहे हैं कि व्हाट टू डू टू बी प्रेजेंट ऑलवेज। अब ये तो आपका व्यक्तिगत मामला हो गया ना, आपको अब ये चीज़ में तो कुंडली है आपकी, ठीक है ना, इसमें वास्तु वाला मसला मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि आज हम वास्तु पे बात कर रहे हैं गोविंद जी। आप इसमें हम एस्ट्रोलॉजी पे कभी करते हैं तो उस दिन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, पर वैसे जनरली आप समझें ये आपका थॉट प्रोसेस ही प्रभावित करता है। कुंडली में चौथा घर भी आपका जो है घर का ही हो गया, तो वहाँ विचार हैं आपके, विचारों का घर भी 4th हाउस है। तो आज वास्तु पे बात चल रही है तो इसलिए घर के साथ कनेक्ट करते हुए थोड़ी सी बात बोल रहा हूँ आपको मैं। कोशिश कीजिए घर में जो अननेसेसरी बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, आप अक्सर ऐसा सोच करके रख लेते हैं कि ये फ्यूचर में काम आएंगी। कई बार कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ मटेरियल होता है, पुरानी ईंटें, पुराना सामान, पुरानी रेती बजरी रोड़ी वगैरह, वो अक्सर लोग संभाल के रख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा। पुरानी चीज़ें रखी हैं फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, पता नहीं कब वो काम होना है नहीं होना है, तो ये आपके प्रेजेंट को ज़्यादा ख़राब करता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो पुरानी चीज़ें ऐसी अगर घर में पड़ी हैं जो आपके नहीं है, फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो उसको निकाल दीजिए। ऐसा वो आप उसमें स्टॉक लगा के रखने की आवश्यकता नहीं है। वरना ये प्रश्न पूछना आपका तभी इंडिकेट कर रहा है क्योंकि कुंडली में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और इधर ये इस चीज़ को, ऐसा कोई सामान घर में ज़रूर पड़ा होगा जो उसे बढ़ावा दे रहा है। तो जो चीज़ें
महंगी नहीं है, ऐसे ही फालतू में आप लोगों ने सिर्फ फ्यूचर के यूज़ के तौर पे रख रखी हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मैक्सिमम टाइम तो कंस्ट्रक्शन का या कुछ और इस टाइप का मटेरियल होता है, लोग रख लेते हैं, छतों पे रख लेते हैं या कहीं पीछे स्टॉक लगा करके कबाड़ रख लेते हैं। तो वो चीज़ें निकाल दीजिए जो आज यूज़ में नहीं है, जब होंगी तब अपने आप आ जाएंगी। और एक 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने कोई स्टॉक में रख रखी है तो उसे निकालना बनता है, ठीक है। तो अपने आप प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे काफ़ी हद तक। मेडिटेट कीजिए, और कुंडली में जो प्लैनेट्स आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, चंद्रमा जब ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो इमेजिनेशन में लेके जाता है, उसे प्रेजेंट में रहने नहीं देता, ठीक है ना। भावनाओं पे कंट्रोल आ जाएगा। चंद्रमा को मजबूत कीजिए, घर में पानी वाली जितनी भी जगह हैं उनको साफ़ रखिए, चाहे वो किचन के अंदर सिंक वाला एरिया आ गया, वॉशरूम आ गया, और जहाँ कहीं पर भी हम कह के चलते हैं पानी की जितनी जगह हैं उन सबको साफ़ रखें, ठीक है ना। तो फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। महादेव कृपा करें। और बताएं, और क्या है किसी का सवाल? बीच में कोई छूट गया हो तो बताते चलें भाई। आवाज़ कम ज़्यादा हो वो भी बता दिया करें, क्योंकि मैं तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बोलता चलता हूँ। एक और क्वेश्चन आया है, तन्मयता जी की तरफ से बता रहे हैं कि शी इज़ सिंगर पेरेंट रिसेंटली शिफ्टेड देयर हाउस एंड दे आर फॉलिंग सिक आफ्टर द हाउस एंड दे आर ओल्ड एज एंड लिव अलोन, कैन दे डू समथिंग रेमेडी? देखिए, ये कई मामलों में होता है। आप लोग जैसे ही कोई नई जगह जाते हैं तो इस टाइप के मामले हो जाते हैं कि जैसे आपने नया घर बदला तो वो लोग वहाँ जा कर के उन्हें लगता है कि कुछ अनहोनी घटित होना शुरू हो गई है, बीमार हो गए या एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। अब कल किसी का आया था मेरे पास, गुड़गांव से ही कॉल था, तो वो उधर नरवाना में शिफ्ट हुए हैं। तो उधर वो कहते हैं जी अभी हम जैसे एक ही महीना हुआ है, वो पहले इधर रहते थे अपना मालीपुर टाउन में, तो एक ही महीना हुआ शिफ्ट हुए, तो वहाँ आते ही उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। वो घर में 3 ही मेंबर हैं, वो उनके मार पिटाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे हालात बनने लगे हैं। तो जैसे अभी इनका भी ये है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ जाता है नई जगह जा कर के, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी वहाँ पे। आपका पहले जहाँ भी आप रह रहे थे वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, यहाँ नई जगह आते ही यहाँ पे जो भी सिस्टम था आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, और बीमार होना, तकलीफ़ में आना, ऐसे तो योग ही बनते हैं आपकी कुंडली के, तभी आपके साथ ऐसा होता है। घर जो जगह है ना, वो सिर्फ उसे बढ़ाएगी या घटाएगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझिए। घर का वास्तु आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा या घटाएगा, आपके अच्छे समय को बढ़ाएगा या घटाएगा, 2 ही बातें करता है। अनुकूल होगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ख़राब चल रहा है और ये इधर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब जैसे ये लोग बीमार पड़ गए तो इनके लिए क्या है, देखिए ऐसे तो, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसमें समय कुछ उनका ख़राब ही चल रहा होगा तभी ये मामला हुआ। फिर भी अब किस टाइप की बीमारी है, ये क्या समस्या है ये, क्योंकि ऐसे तो अंधेरे में तीर वाली बात हो जाएगी। पर फिर भी एक छोटा सा एक बताता हूँ, ये वैसे स्पेसिफिक मैटर उनको डिस्कस करना चाहिए उनके हॉरोस्कोप दिखा करके, और घर का जो भी एनर्जी लेवल है एनालिसिस से वो चेक करें हम उनका, तो ही मैं कंक्रीट लेवल पे जाऊँगा कि क्या करें सॉल्यूशन। लेकिन एक छोटा सा अभी बता देता हूँ, वो कर लें एक चीज़। ये और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा तो वो भी कर सकते हैं इस टाइप की, जैसे मैंने बोला नई जगह आए हैं और वहाँ पे अचानक से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जब तक कोई सॉलिड एनालिसिस नहीं करवाते तो वो सब लोग ये कर सकते हैं। इतना सा करें कि शाम के टाइम पे जब सनसेट होता है, एक गाय के गोबर का उपला जो होता है उसे गैस पे रखें, उससे एक अंगारी तैयार हो जाएगी, और उसके ऊपर गूगल होती है, गूगल मार्केट में मिल जाएगी आपको पंसारी के, थोड़ी सी गूगल उस पर रखें और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दें, गाय का हो या भैंस का उससे कोई फ़र्क नहीं, जैसा मिल जाए अच्छी बात है। और घी देसी डाल दिया आपने, ठीक है। और इसके साथ आपने रख लिया एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सिंपल पानी, और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल, और थोड़ा सा आपने उसमें डाल लिया दूध, ठीक है। ये आपने जो काम है उस घर में 27 डेज़ लगातार करना है। आप किसी भी दिन शुरू करें, करना आपको 27 डेज़ है, इवनिंग टाइम में करना है। कोई भी कर सकता है, एक ही आदमी करे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी करे। अब तरीका क्या है, एक अकेला आदमी करेगा उसको 2 राउंड लगेंगे, 2 लोग हैं तो एक ही बार में हो जाएगा। जिसने धूप पकड़ रखी है
वो गायत्री मंत्र बोलता चला जाए। गायत्री मंत्र सबको बोलना आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। वो गायत्री मंत्र बोलता चला जाए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो दूसरा आदमी है साथ में, वो उस कटोरी को जिसमें मैंने बोला है कि उसमें ये 4-5 चीज़ें मिलानी है, वो ओम शांति शांति कहता हुआ घर में छिड़का करता चला जाए। अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, किसी कमरे से अंदर वाले से शुरू करें जहाँ से भी हो सके, और छिड़का करते 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 बाहर वाले मेन दरवाजे तक आ जाएं। फ्लैट्स में रहते हैं तो भी ऐसे ही करना है, और मेन डोर तक अपना आ जाना है अंदर से शुरू करके। और अगर नीचे अपना खुद का घर है तो भी ऐसा ही करना है, सारे अंदर से शुरू करके बाहर तक आएँ। उसके बाद आप क्या करें, अगर कुछ पानी बच जाता है तो कोई पौधा होगा उसमें डाल दें। ये 27 डेज़ आप लगातार करें और काफ़ी हद तक राहत आ जाएगी, क्योंकि जो एनर्जीज़ साथ में चली आती हैं उनको वो शांत हो जाएंगी, और तब तक आप लोगों की भी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ मसला रह जाता है तो किसी एक्सपर्ट से मिल करके अपने होरोस्कोप चेक कराएं और घर का एनर्जी बैलेंस चेक करवाएं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और बताइए, और किसका क्या क्वेश्चन था? होपफुली सबके क्वेश्चंस आ चुके होंगे। और ये और क्वेश्चन आया है क्या, शायद देखता हूँ। हाँ, ये आया है एक और क्वेश्चन मेरे पास, ये देख रहा हूँ एक सेकंड में। मेलोडी पूछ रहे हैं, प्लीज़ वांट टू डू कंस्ट्रक्शन एट होम बट कीप्स गेटिंग स्टॉप्ड। तो ये कीजिए ना, आपको जो मैंने अभी जस्ट अभी सजेस्ट किया है, किसी को भी इस टाइप की दिक्कत आ रही है तो वो कोई भी टाइप की एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये 27 डेज़ वाला प्रयोग ज़रूर स्टार्ट करें। ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ना, देखिए वो तो अपने आप ही आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर इससे भी नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर उस चीज़ का पर्सनली आप लोग फिर डिस्कस करें हमसे या किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है ना, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि आपका ये कंस्ट्रक्शन वाली भी जो रुकावट आ रही है, क्योंकि कई बार कोई एनर्जी होती है वो वहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं करने देती है। ठीक है, तो दिक्कतें आ जाती हैं। पर ये करिए आप गायत्री मंत्र वाला प्रयोग जो बताया, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और इसके बाद है सचिन जी पूछ रहे हैं, घर की छत पर पक्षियों को दाना डाल सकते हैं? कहीं डाल दीजिए पक्षियों को तो दाना, जहाँ आपको सुविधा मिले, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, पक्षी को तो अब बात वही आ जाती है ना, पक्षी तो नेचुरल एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिसका इंतज़ाम परमात्मा ने कर रखा है। ठीक है ना, आप नहीं भी डालेंगे तो भी वो अपना इंतजाम, वो तो खा पी के अपना कर लेगा गुजारा। अब ये चलन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा चल पड़ा है। अब कबूतर को लोग दाना डालते हैं। कबूतर का नेचुरल काम क्या था कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीट पतंग आपके घरों के आसपास होते हैं उनको खाना, क्योंकि इकोसिस्टम का जो एक बायोडाइवर्सिटी का जो एक बैलेंस है वो तभी बना रहता था। अब क्या हो गया कि अब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चल पड़ी हैं। लाल किताब का चलन आया, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा चली, और 10 में से 7-8 लोगों को प्रॉब्लम रही, 2-3 को दिक्कतें रही। बाकी जैसा भी है, पर थोड़ा सा ये समझें कि अगर कोई फ़ायदा लग रहा है कोई काम करने से, घर की छत पे आप डाल रहे हैं दाना, आपको फ़ायदा लग रहा है तो आप डालते रहिए, और इसमें कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी अगर दान पुण्य करना है तो ऐसे लोगों के लिए किया करें, ऐसे जीवों के लिए करें जो असहाय हैं, अपने भोजन का स्वयं कोई वो इंतज़ाम नहीं कर सकते, असली वो चीज़ है। ठीक है, और आगे संगीता जी पूछ रहे हैं कि मेरे बड़े भाई के बारे में बताएं, उसका बिज़नेस कब सेटल होगा, डेट ऑफ बर्थ ये है। संगीता जी, आज वास्तु पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और ये आप अपना एस्ट्रोलॉजी का जो हम सेशन रखेंगे तब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, वास्तु रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डालिए, क्योंकि उसी का फ्लो बना होता है ना, आप समझ सकते हैं। और क्योंकि आज कुंडली नहीं चेक कर रहा हूँ मैं किसी की भी, वास्तु रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद वैभव है, डज आवर मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी सप्रेस इन्फ्लुएंस बैलेंस वास्तु फ्रीक्वेंसी, कैन साधना लाइक अग्नि होता है बैलेंस? हाँ, काफ़ी हद तक है, लेकिन वही है ना कि आपको मालूम तो हो। वैभव जी, आप जो कह रहे हैं कि मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हर आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है वो प्रभावित करेगी, क्योंकि
आप चलते फिरते 5 एलिमेंट का एनर्जी बॉक्स हैं। आप जो भी कुछ काम करेंगे वो जैसा भी आपका कर्म होगा वो आपके पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी इसमें से किसी को बैलेंस करेगा, किसी को बढ़ाएगा, किसी को घटाएगा, ठीक है ना। और वही चीज़ें घर में भी हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप तो कनेक्टेड हैं उन चीज़ों से। तो लेकिन वो है कि आपको मालूम तो हो। अब कई बार आप कोई ऐसी साधना शुरू कर देते हैं जिससे आपका अग्नि तत्व बढ़ गया। मान लीजिए कुंडली में पहले ही अग्नि तत्व ठीक लेवल पे पड़ा था, सूर्य ठीक है, मंगल ठीक है, आपने अग्नि तत्व की कोई उग्र ऊर्जा, उग्र देवी देवता की शुरू कर दी। जैसे एक बार मेरे पास एक केस आया था, उसने क्या किया कि भाई भगवान नरसिंह का स्टार्ट कर दी साधना ऐसे, क्योंकि आजकल बड़ा बाजारीकरण हो गया ना हर चीज़ का, लोग ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो भाई वो अग्नि तत्व का एलिमेंट बढ़ गया तो वो बंदे का बीपी हाई रहना शुरू हो गया, बहुत सारे डरावने सपने आने शुरू हो गए, और मतलब मामला कंट्रोल से बाहर हो गया। हर टाइम लड़ाई झगड़े वाले, उत्तेजना बनी रहने लगी, तो घर वाले भी परेशान हो गए। तो जब आया मैटर तो सिर्फ उनसे यही पूछा मैंने कि भी ये सारे लक्षण तभी होते हैं जब आपने घर में कुछ उग्र अग्नि तत्व का बढ़ाने का काम कुछ किया हो, तो कोई ऐसी साधना अनुष्ठान आपने किया। तो उन्होंने यही बताया कि ये उन्होंने किया था, तो तुरंत बंद करवाई। और तरीके से वो ऐसे भी अपने आप नहीं बंद कर सकते आप लोग, तो क्योंकि चीज़ें छेड़ना आसान है, उन्हें सेटल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये है कि आप जो साधनाएं करें वही वाली करें जिससे आपका कोई एनर्जी का जो भी एलिमेंट है वो प्रभावित ना हो, ख़राब तरीके से बैलेंस हो या फिर अच्छे लेवल पे बढ़े, ठीक है ना। अगर एक्सेस हो गया आप उसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। लोग बहुत सारे आपने देखे होंगे घर में बैठ के खूब सारा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, पाठ पूजा करना शुरू करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठेंगे, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई परेशानी या साइड इफ़ेक्ट उनको आने शुरू हो जाते हैं, उनको या घर के लोगों को, किसी को, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये देख रेख में करें, ज़रूरत के हिसाब से करें। और बाकी नॉर्मल सिंपल ओम नमः शिवाय वाली या सिंपल मेडिटेशंस जो हैं हल्की फुल्की वो करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान का खुद का एक्सपीरियंस है ना, आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो चलते रहिए, लगे कि हाँ भी कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे रोक दीजिए और फिर किसी की सलाह लीजिए कि क्या करें, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नैना जी पूछ रही हैं कि विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ वी यूज़ इंडक्शन फॉर कुकिंग एंड नॉट स्टोव। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप समझिए नैना जी कि अग्नि तो अग्नि है ना, वो अग्नि मतलब इंफ्रारेड रेज हैं, आप समझिए, जो गर्म तत्व कहीं पर लेके आती हैं। सूर्य की, सन की जो रेज है ना वो भी आपको गर्म जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेज की वजह से ही लगती है, ठीक है। तो अब आपको गर्माहट जो फील होगी कहीं पर भी आएगी। इवन आप अगर अपने हाथों को भी रब करते हैं फ्रिक्शन से जो गर्मी आ रही है वो भी अग्नि तत्व के अंडर ही आ जाएगा। एक डिपार्टमेंट होता है ना जैसे, तो जहाँ जहाँ पर भी हीट है वो अग्नि तत्व के अंडर ही आएगी, ठीक है ना। इसलिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इंडक्शन में आप क्या करेंगे, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, सारा सब कुछ है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से है। अगर आपको वो चीज़ कंफर्टेबल है तो आप करिए, अगर ज़बरदस्ती ऐसे किसी ने सजेस्ट किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका सुविधा का मैटर है और ये अग्नि तत्व के अंडर ही आता है। और इसके बाद हैं जी, डज मंत्र जाप हेल्प इन क्लियरिंग नेगेटिव एनर्जी। डेफिनेटली वही है समिता जी, अभी मैं वैभव के क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, तो वही चीज़ें हैं। आप कुछ भी करते हैं तो हर चीज़ उसमें कुछ ना कुछ तो असर करेगी ना, लेकिन कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता, 10 में से 9 मामलों में तो नेगेटिव एनर्जीज होती नहीं हैं। आपको सिर्फ इसलिए नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे होते हैं क्योंकि आप लोग जो भी एनर्जी है उसे हैंडल करना नहीं आता, आपको उसे डील करना नहीं जानते। वो जो घी वाला एग्जांपल जैसे मैंने दिया, आप घी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए ना कि भी कौन सी एनर्जी है जो नुकसान कर रही है। वो खाली आप उसको बैलेंस अपने लेवल पे ही कर सकते हैं, या उसमें मंत्र जाप को की कोई सहायता लेनी पड़ेगी या कोई अनुष्ठान लेना पड़ेगा। होते हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर साधना अनुष्ठान करना पड़ता है। खुद भी नहीं होते तो कई बार आपको दूसरे साधकों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जैसे प्रेत दोष है या कुछ और मामले हैं। तो लेकिन ये है कि हर एक कर्म आपका बिना प्रभाव के नहीं है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। समीरा जी थैंक यू, अमेजिंग नॉलेज आपको लग रही है तो अच्छी बात है भाई, आगे शेयर करते रहें, किसी का तो भला हो जाएगा। और
रेणु जी पूछ रही हैं चाइल्ड कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट। देखिए अगेन वही है, कंसंट्रेशन तो मैटर वही है, आपका 5th हाउस है आपका, ठीक है, 2nd हाउस है। ये कुंडली के अंदर जिसके ठीक नहीं है या हाइपर एनर्जी हो रही है तो कंसंट्रेशन वैसे ही नहीं बनेगी। चंद्रमा मून जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। और 14-15 साल 16 साल की एज तक तो वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते ही हैं, एक जगह फोकस रखना बड़ा मुश्किल मामला होता है। तो दूसरा घर में भी अगर चंद्रमा के जो एलिमेंट है अपना जल तत्व जो है वो अगर प्रभावित है और एक अग्नि तत्व जो है तो अलग अलग तरीके से ये कंसंट्रेशन को प्रभावित करेंगे, ठीक है ना। अब कई बार कईयों के अग्नि तत्व इतना ज़्यादा घर में हो जाता है कि बच्चा काबिल होने के बावजूद भी वो टिक नहीं पाता है वो एक जगह पे, उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाएगा। और जल तत्व अगर प्रभावित हो रहा है तो वैसे उसमें चंचलता बहुत रहेगी, ठीक है, बार बार भावुक हो जाएगा। वायु तत्व का अगर बैलेंस बच्चे का बिगड़ रहा है घर की किसी एनर्जी के साथ मिसमैच होने से तो वैसे उसमें चंचलता रहेगी, घर में रुकना ही नहीं चाहेगा, बार बार बाहर जाना चाहेगा खेलने के लिए। और पृथ्वी जल अपना जो अर्थ एलिमेंट है उसकी एनर्जी अगर ज़्यादा ख़राब हो रही है और कुंडली में शनि भी अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो ऐसे ही वो उसमें आलस से लेके आएगा, वो कुछ करना ही चाहेगा, आप उसको बार बार उठाओगे फिर जाके सो जाएगा। तो इस तरीके के मामले हैं। तो ये 90% तो मामला है कुंडली में, आप देखें क्या मसला है और घर में अगर किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल दिए तो उनके साथ वो कनेक्ट करके आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीप्ति जी आपका भी धन्यवाद, आपने सुना पूछा, इस बहाने हम बात करते चले गए। और हैं क्वेश्चन किसी के? ये रीटा जी पूछ रही हैं जॉब के लिए कुछ उपाय। जॉब के लिए, जॉब तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, वो कुंडली के हिसाब से आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना। रोज़गार है, व्यापार है, बिजनेस है, धन पैसा, ये कि अगर वही फिर बात आ जाती है कि जॉब से रिलेटेड जो प्लैनेट आपका कुंडली का है या धन से, पैसे से, कारोबार से, जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो प्लैनेट आपका कुंडली का है उसकी एनर्जी का एलिमेंट यदि घर की एनर्जी के साथ बिगड़ रहा है तो आपको दिक्कत आएगी। कई बार होता है ना, आप किसी घर में गए तो वहाँ जाने के बाद आपकी जॉब में मसले आ गए, आपका बिजनेस जो है अगर ख़राब होने लग गया, जाहिर सी बात है आपका जो भी उस चीज़ का रिलेटेड कारक प्लैनेट था उसकी एनर्जी जो है आपके घर में ख़राब हो रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि किसी का मैंने जैसे जल तत्व का एग्जांपल दिया क्योंकि सबसे कॉमन यही होता है। तो चंद्रमा है अगर उसका कारोबार का या जॉब का कारक है और वो किसी घर में आप ऐसे में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर जल स्थान जितने भी हैं वो ख़राब हैं, मतलब किचन में हो गया या वॉशरूम हो गया, जहाँ कहीं भी पानी की जगह हैं वो गंदी रहने लगी हैं, तो चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गई होगा। तो ऐसे घर में आने के बाद आपका कुंडली का जो भी उसमें चंद्रमा से संबंधित लोग होंगे, चंद्रमा जिन जिन का जहाँ जहाँ कुंडली में रिलेशन रखता होगा वहाँ वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ की दिक्कत आ रही है तो फिर अपना कुंडली के साथ डिस्कस कीजिए क्योंकि ये मामला बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। और बाकी पूछते रहिए, कुछ और हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा तो आगे चलते रहेंगे, सीरीज़ बना लेंगे हर हफ्ते एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। आगे एक क्वेश्चन आया है कि ऑफिस 29th फ्लोर पे है, मुंबई में रहते हैं। सीन व्हेन आई वर्क ऑन हायर फ्लोर आई ट्राई टू लीव जॉब अर्ली एंड आई वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन माय वर्किंग स्पेस इज इन लोअर फ्लोर। तो जाहिर सी बात है ना, आप समझिए कुंडली के अंदर ऊंची जगहों पे जाने का मतलब क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा वायु तत्व के प्रभाव में, आकाश तत्व के प्रभाव में रहेंगे। दो चीज़ें रहेंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा, वायु तत्व और आकाश तत्व। आपकी जिसकी कुंडली के अंदर आकाश तत्व यानी आकाश तत्व का जो मूल प्लैनेट है अपना बृहस्पति आ जाता है और वायु तत्व आ गया आपका, तो शनि वगैरह हैं, ये जो आपके वैसे ही कारक रहते ही हैं। तो ये चीज़ों में आप कुंडली के वायु तत्व और आकाश तत्व अगर आपके थोड़े से नेगेटिव हैं तो ज़्यादा ऐसी जगहों पे जहाँ पर
वायु तत्व बढ़ गया, हाई राइज बिल्डिंग्स में आकाश तत्व बढ़ गया, तो वो नुकसान करेंगे ना। उनसे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं उनका बल बढ़ेगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे हाउसेज ऐसी राशियों में वो ग्रह बैठे हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाले, उनका बल बढ़ेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो वही चीज़ें वाइस वर्सा है। आप दूसरी किसी जगह उनके जो कुंडली में प्लैनेट अच्छे बैठे हैं उनके हिसाब के एलिमेंट वाली जगहों पर जाएंगे। अब कईयों को बेसमेंट बहुत अच्छी फलती है, कईयों के बेसमेंट में धरती के अंदर जो है वो काम बड़ा अच्छा चलता है, ऊंचाइयों वाली जगहों पे जाते हैं तो नुकसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपका हॉरोस्कोप में ऐसे योग बन रहे हैं, आप डेफिनेटली चेक करके देखें या डिस्कस करें किसी से भी, तो आप यही पाएंगे कि हायर फ्लोर्स पे प्रॉब्लम तभी आई क्योंकि आपका आकाश तत्व और जो वायु तत्व है वो कुंडली में नुकसानदायक है। ठीक है, रंजना जी पूछ रहे हैं अगर राहु दशा चल रही है तो उसका क्या उपाय है। रंजना जी, उपाय तो प्रॉब्लम के हिसाब से होता है, खाली दशा चलने से कोई उपाय की जरूरत थोड़ी ना। अगर सब ठीक चल रहा है, मतलब जब सर दर्द है तो सर दर्द की गोली खाइए ना। अब पता नहीं राहु आपको कैसे नुकसान कर रहा है या फ़ायदा कर रहा है। जब सब ठीक जा रहा है तो अलग से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, राहु के मामले में तो ख़ास तौर पे। ठीक है, तो अगर कोई समस्या आती है तो देन उसके अकॉर्डिंगली आप रेमेडी कीजिए। ये सभी को बता रहा हूँ, राहु के मामले में और केतु के मामले में जब तक सब ठीक जा रहा है आप ठीक चलने दीजिए। अगर किसी टाइप की दिक्कत आती है तो उसके हिसाब से ही अपनी कोई रेमेडी कीजिए। ठीक है, ऐसे इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों के केसेस में मैंने देखा कि ये ठीक टिके बैठे होते हैं कुंडली में किसी न किसी अच्छे पावरफुल प्लैनेट के प्रभाव में। अक्सर लोग जैसे इनकी दशाएं आती हैं खाम में कोई ना कोई उपाय करके इनको छेड़ देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ये वैसा ही ना जैसे ज़मीन के अंदर कोई बहुत गहरे में कोई बीज दबा हुआ था तो आपने थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी में छेड़ छुड़ के उसको जगह दे दी, थोड़ा पानी उसको फेवरेबल मिल गया, जैसे सीज़न उसका आया और वो फिर झाड़ कांटेदार में कन्वर्ट हो गया, फिर काटते रहो बार बार उसको, जड़ से तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए राहु का अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही कोई ना कोई उपाय कीजिए और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वैसे इसका जनरल सा फंडा इसका यही है कि उपाय नहीं है, वो एक डायरेक्शन है कि आप राहु को बिज़ी कर दें, राहु को बिज़ी कर दीजिए किसी भी टाइप की रिसर्च में। ठीक है, तो ये उधर बिज़ी रहेगा तो आपको समस्या नहीं आएगी और बेनिफिट ही देता रहेगा। एक क्वेश्चन और है कि हरीश मेहता जी की तरफ से आया है कि आई रिसेंटली ओपनड अ जिम इन बेसमेंट एंड ड्यू टू कोविड आई एम अनएबल टू स्टार्ट। कोविड में तो सभी के साथ दिक्कत हुई है, जिम वाले बंद रहे हैं काफ़ी। माई फैमिली इज थिंकिंग इट इज़ ड्यू टू वास्तु जिम ओपनिंग इन बेसमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझिए तो एक जनरल ट्रेंड है ना, मार्केट पूरा ही एक ऐसा वहम बन जाता है, कोइंसिडेंस हो जाता है। अगर पहले आपका जिम का एक्सपीरियंस रहा है, आपने कभी बेसमेंट में ही चलाया होगा तो ठीक चला है तो कोई मसला नहीं है। अब जिम दोबारा ओपन हो गए हैं तो आपका काम ठीक से चलेगा। ठीक है, और उस चीज़ से नहीं दिक्कत आती। और ये खाली ऐसे मतलब कि आपकी राशि क्या है उसके आधार पर नहीं होती हैं चीज़ें निर्धारित। ठीक है ना, आपकी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैं किसी और का भी यही उदाहरण दे रहा था कि बेसमेंट में काम करने के लिए आपके अगर प्लैनेट्स फेवरेबल हैं तो ही आपका वहाँ पे काम चलेगा, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, ज़्यादा वहम ना करें। अभी देखते हैं, अगर जिम अभी गवर्नमेंट खोल रही है, जिम जैसे काम आ जाता है ट्रैक पे आपका तो वैसे ही मसला ठीक हो गया, नहीं आता है तो फिर अपना डिस्कस करते हैं इस चीज़ को आगे। ठीक है, और बताएं और किसी का क्या कोई क्वेश्चन है। What kind of research work one should do to channelize राहु एनर्जी। जैसा जिसको ठीक लगे, कुछ भी जिस चीज़ से नॉलेज मिल सकती है। आप जिस चीज़ में बनने को आप साइंटिस्ट बन जाइए, राहु तो साइंटिस्ट बना ही देता है लोगों को, कोई ऐसी इन्वेंशन करवा देता है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ राहु जा सकता है। सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही जैसा कुछ होगा। किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, वो अलग बातें हैं ही, लेकिन एक अपना खुद का एक इंक्लाइनेशन होता है ना कि मेरा रुझान किस डायरेक्शन में है। तो जिधर का रुझान बन रहा है जिस सब्जेक्ट में भी, आपकी जो हॉबी है आप हॉबी को पकड़ सकते हैं और अपनी हॉबी के पीछे राहु को लगा दीजिए और वहाँ से पता नहीं क्या निकाल लाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी भी तो होना ज़रूरी है ना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा आप उस पर 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च के लिए तो लंबे समय तक लगना ज़रूरी है, क्योंकि राहु का इंटरेस्ट बनेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अपनी हॉबी वाली लाइन को चुनिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता है।
ठीक है। प्रोफेशनल मैटर्स के लिए ये है कि अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ नया करना है तो फिर उस दिशा में रिसर्च शुरू कर दीजिए, तो वहाँ आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, लेकिन रिसर्च ही है इसका एकमात्र तोड़, वो मतलब डायरेक्शन है, वो रेमेडी से बेहतर है। क्वेश्चन आया है कि सोनी अग्रवाल जी का आस्किंग, कैन मैरिज डिले आल्सो हैपन ड्यू टू वास्तु दोष ऑफ द प्लेस इन द हाउस? नहीं, ये है काफ़ी, ये बहुत बड़ा भ्रम है, आप समझिए, बहुत ज़्यादा मिथ रहता है लोगों को ये चीज़ों के ना। मैंने जैसे बताया, अगर शादी का सीज़न चल रहा है, यानी कि शादी की अनुकूल दशाएं चल रही हैं और घर का वास्तु, घर की जो एनर्जीज़ हैं उसके फेवरेबल नहीं है, तो वो कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये नहीं कि वो उसको आपको रोक ही देंगे। ठीक है ना, कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। रूट कॉज उसका अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखेंगे जिसकी शादी डिले हो रही है उनकी कुंडली में 7th हाउस के फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा होगा, तो ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, प्रभाव डाल रहा है, 7th हाउस है उसके लॉर्ड को किसी ना किसी तरीके से। सैटर्न अक्सर प्रभावित करता है, तो ये मामले हो जाते हैं, तो या बार बार होने नहीं देता, टूट जाती हैं, तो राहु या मंगल का प्रभाव है, केतु का। ठीक है, कई मामलों में सूर्य आ जाता है, तो वो अपने खुद की समस्या, घर वालों के नहीं नज़रिए में आता कोई रिश्ता ऐसा। तो 90% कारण उसका कुंडली में है, 10% रोल रहेगा वास्तु का। ठीक है। कैन एक्सेसिव ड्रिंकिंग अल्कोहल एट होम ऑल्सो इम्बैलेंस हाउस? हाँ, अब जाहिर सी बात है ना, मैंने जैसे बोला ही है कि आप कुछ भी कर्म करते हैं, क्योंकि हर इंसान, हर जीव जो है ना, वो 5 एलिमेंट्स का बंडल है एनर्जी का। तो आप कुछ भी कर्म करोगे तो वो किसी न किसी एलिमेंट को तो बढ़ाएगा घटाएगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा। अब अल्कोहल कोई पी रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो अल्कोहल क्या है, राहु का इम्पैक्ट है इसमें। तो राहु की एनर्जीज़ को आप ले तो रहे हो, उसे खपाओगे कहाँ? अब एक्सेस में जाओगे तो वैसे भी सेहत को नुकसान करेगी। अब ऊपर से अगर कुंडली में भी राहु खराब रहा, घर के अंदर भी राहु का बैलेंस बिगड़ा हुआ तो प्रॉब्लम आएगी भाई। लीवर ख़राब हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, और कई दिक्कतें आ जाएंगी। अक्सर ऐसा जिन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, तो 90% केसेस में तो यही पाया गया कि उनके घर में प्रेत दोष होता है, और क्योंकि राहु से वही कनेक्टेड है, तो उसकी ऐसी चीज़ों में ही ज़्यादा, मतलब एबनॉर्मल जो भी काम होंगे उसमें प्रेत दोष का कारण बनता है। तो एक्सेसिव जो चीज़ें, आप चाहे वो तंबाकू का इस्तेमाल है, कई लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, और चाहे अल्कोहल है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी है। ठीक है, तो वो देख करके चलें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो तो हमेशा रहेगा ही, और ज़्यादा ये चीज़ें खाने पीने से आपकी सेहत को भी नुकसान है, और घर के जो देवी देवता हैं, पितृ वगैरह हैं, वो तो पीछे हटेंगे ही हटेंगे। तो इसलिए डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला तो व्यक्ति को खुद पड़ता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना शुरू कर दे, लाल मिर्च खाना शुरू कर देता है, तो उससे उसकी बॉडी में वैसे ही हीट जनरेट होना शुरू होगी, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। ये तो फिर अल्कोहल की बात आ गई। सोहेल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि ही इज सिंगल फादर एंड किड्स बीइंग होम फॉर 2 years now and they are not motivated to study, can changing their direction? देखिए, माहौल का फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, और लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्थिति, कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि एक आदत बन जाती है। 2 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, और चेंज कोई भी, ये सबके लिए ही है। अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो घर में एक अपना चेंज करके देख लीजिए, अपना बेडरूम बदल के देख लीजिए। ठीक है, बहुत लंबे समय से एक मोनोटोनी जो बनी होती है ना, वो टूट जाती है, और उसका और कोई फ़ायदा हो ना हो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो मोनोटोनी टूटती है पिछले कई समय से, कई महीनों से, सालों से, जो भी एलिमेंट में आप बंध जाते हैं आपके बेडरूम की वजह से ख़ास तौर पर, तो जब आप उसको बदलते हैं तो एक नया माहौल की, घर के उस कॉर्नर की जो भी जैसी एनर्जी होगी, वो चाहे फेवरेबल हो चाहे ना हो, लेकिन पहले वाली को तो हटाएगी। तो आपको मीनवाइल एक समय ऐसा मिल जाता है कि कुछ ना कुछ आप कई बार हिट कर जाते हैं, कि मामला निकाल जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरे नशे की आदत डाल दो,
तो ये कई मामलों में काम करता है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के अंदर अपना थोड़ा परिवर्तन बदलाव करके देख लो। मैंने बहुत सारे केसेस में यहाँ तक देखा कि कोई आदमी ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहता था, खाली मैंने उसको ऑफिस में ही रूम कैबिन जो होते हैं वो बदलने की सलाह दे दी, तो वो ट्रांसफ़र उनका वहाँ टल गया। ट्रांसफ़र का टाइम चल रहा था तो ट्रांसफ़र से वो बच गए। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। घर का कोई भी कमरा बदल के देख लीजिए, हवादार कमरा हो और ठीक हो, बच्चों को इजी रहे, और बस ऐसा रखिए कि मतलब वो बिल्कुल यूँ ना रहे कि उन पे नज़र ही नहीं रहती है, पता ही नहीं लगता कि एक कोने में अलग से ही क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो फिर राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे। ऋषि खेमका जी के बारे में पूछा जा रहा है कि आर फ्रंट यार्ड इज़ वेरी बिग बट वी नोटिस दैट आर प्लांट्स स्पेशली फ्लावर प्लांट डू नॉट ग्रो वाट। जी वास्तु दोष का है इसमें असर रहता है, और भूमि तत्व जो है ऐसे घरों का अर्थ जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब रहता है। तो आप कितना ही कई बार लोग कोशिश करते हैं, कितना ही अच्छा आपने जो पौधे लगाने वाली क्यारियाँ होती हैं अच्छे से मेंटेन कर ली, माली भी लगा रखा है, खाद वगैरह भी डालते रहते हैं, तो समस्याएं आती रहती हैं। और इस वजह से जो है दिक्कत आ जाती है लोगों को। ठीक है, तो आपके घर का जो है ना ये बिगड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं अपना अर्थ एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और उसकी थोड़ी प्रॉपर अपना घर का नक्शा आप लोग हमें भेजें या किसी भी एक्सपर्ट को दिखाएं, और घर का जो मेन मुखिया है जिसके नाम पे घर है, या जो भी मुखिया जो एक्टिव मेंबर है घर का, उनकी हॉरोस्कोप साथ में दिखाएं, तो फिर उससे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कुछ और भी हो तो अपना बाद में भी आप लोग डालते रहिएगा। और अब टू व्हाट एक्सटेंट वे वो पूछ रहे हैं कि सराउंडिंग ऑफ वास्तु अफेक्ट्स वास्तु लाइक टेम्पल। बिल्कुल है, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता ही है वैभव जी, आप समझिए। आप एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए, अगर आपके घर के पास में कोई पेड़ है और जिधर धूप बहुत ज़्यादा आती है और उस पेड़ की छाया आपके घर में आती है, तो आपके लिए फ़ायदे का काम हो जाता है। दोपहर की धूप जो है, साउथ वाली धूप जो है, आपको राहत मिलेगी ना उससे। और ऐसे ही जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें रहती हैं उनका इम्पैक्ट तो पड़ता है। मंदिर का अपना एक खेल है, क्योंकि उनके मंदिर के आसपास बाहर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। मंदिर की शेडो का तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग है तो कोई ना कोई शेडो तो कहीं पड़ेगी। शेडो वाले वहम ज़्यादा बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन वैसे मंदिर के आसपास एनर्जीज़ बहुत रहती हैं। मंदिर अली गली के आसपास अगर आप हैं तो वहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रखने। ठीक है, तो ये सब हैं बातें, और प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, कोई फ्यूनरल प्लेस है, कुछ भी है, जहाँ से भी एनर्जी का कुछ भी आ रहा है, गंध आ रही है, कोई हवा के साथ अच्छी बुरी खुशबुएं आपके घर तक पहुँचती हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे घरों में शुद्धि करने की ज़रूरत रहती है रूटीन में, जो फ्यूनरल प्लेसेस के आसपास रहते हैं, मंदिर के आसपास हैं। ठीक है, नदी और फॉरेस्ट की कोई टेंशन इतनी नहीं है, बाकी सब चीज़ों का है। ठीक है, तो आई होप काफ़ी हो गया है। और टाइम क्या हो चला है भाई, टाइम 11 बज गए हैं। तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, आगे फिर जो भी आपके इंटरेस्ट बनेंगे हम आगे कोशिश करेंगे इसको सीरीज़ बनाने की। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, तो उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, महादेव कृपा करें।